बच्चों आवाज आ रही है? इशिता आप दो। यस सर, आवाज आ रही है संस्कृति। सर, आवाज आ रही आ है। रही है अब। चलो ठीक है, तो सीधे हम फिर आगे बढ़ते हैं और हम आज का जो टॉपिक था उसके लिए डॉक्यूमेंट पे अपने निकल के चलते हैं। कल जो हमारा था रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है ना? और रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हमने जो पढ़ा था पहला पॉइंट, जिसका नाम बोल दो या इमीडिएट गिव एंड टेक, याद है सबको? यस सर। यस सर। जनरल रूल तो यही है कि आप बेस्ट ऑप्शन ये है कि साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस कर दो, ठीक है ना? तो हमने ठीक है, सेक्शन 52 पे आ जाओ और इसमें है कि देखो मीन्स आगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो इसको छोड़ के मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि पार्टीज हैज डिसाइडेड, मतलब पार्टीज हैव डिसाइडेड कि what will be performed first and what will be performed second, ठीक है ना? कल भी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था प्रियांशु को लेकर के कि भाई मैं मूवी दिखाऊंगा तो तुम वहां पर पॉपकॉर्न खिलाओ। क्लियर कट एग्जांपल ऑफ दिस सेक्शन 52, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्डर फिक्स कर लिया कि पहले कौन परफॉर्म करेगा। जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होती है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, कल भी मैंने बताया था। यानी मैं कब दिखाऊंगा मूवी दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट, लेकिन वो मुझे पॉपकॉर्न तभी खिलाएगा जब मैं मूवी दिखाऊंगा। इट मींस उसकी जो परफॉर्मेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ माय when the order of performance of the reciprocal promises expressly fixed by the contract, यानी पार्टीज ने तय कर लिया कि तुम पहले करोगे या मैं पहले पूरा करूंगा। इन दैट केस दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर, तो फिर वो उसी ऑर्डर में फिक्स करेंगे। एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड। हम क्या करेंगे मीन्स, यानी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है हम उसको फॉलो कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिल्कमैन के साथ कैसे चलेगा बताओ? जो मैंने कल भी पहले एग्जांपल, मिलेगा फिर पेमेंट किया जाएगा। न्यूज़पेपर वाले के साथ कैसे चलेगा? पहले न्यूज़पेपर देगा फिर पेमेंट। न्यूज़पेपर वाले के साथ यानी पहले कोई 30 डेज का न्यूज़पेपर और मंथ फिर के एंड में बिल लेके आ पेमेंट। जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अब मतलब तुम पे डिपेंड करता है, यू कैन डिसाइड, बोले कि भाई ऐसा है हम तुम एक वीक न्यूज़पेपर दोगे और 8th डे पैसा लेके जाओगे, यानी संडे टू संडे तुम मुझसे पैसा लेके जाओगे क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं आज यहाँ हूँ कल वहां हूँ, इसलिए बाद में मुझसे मत कहना। तुम न्यूज़पेपर दोगे 7 दिन और 8वें दिन तुम पेमेंट लेके जाओगे। तो यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिक्स करते हैं कि भाई ठीक है हमारे को पढ़ा दो सर। सर का ठीक है पढ़ा देंगे, इतने पैसे लेंगे, सारी चीज हो गई। बोले ठीक है पेमेंट, बोले हम तो क्लास में है जब बच्चा एटलीस्ट 50% फीस सबमिट करता है तो अगर आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी है तो 50% अमाउंट जमा करो, ओनली देन यू विल बी अलाउड टू सिट इन द क्लासरूम। यानी तय है। अब तुमने बोला कि सर जो है 2 दिन का टाइम नहीं मिल सकता, बोले ना बिल्कुल नहीं, 1-2 दिन तो छोड़ो, 1 मिनट का टाइम आपको नहीं मिलेगा क्लास में एंट्री करने का। इट मींस पार्टीज आर डिसाइडिंग व्हाट विल बी परफॉर्म फर्स्ट। सिचुएशन नंबर 2, नया इंस्टीट्यूट है, वो क्या करेगा? बच्चों से कहेगा नहीं आप चिंता मत करो, आप बैठो क्लास में 3 दिन पढ़ो, आप 3 दिन की ट्रायल क्लास लो, अगर आपको अच्छा लगे देन आप पैसे देना। यहाँ पर पार्टीज फिक्स कर रही है कि यू कैन सिट इन द क्लासरूम फर्स्ट, देन यू विल डिसाइड वेदर टू पे और नॉट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, ठीक है ना? कल भी मैंने बोला था कि नेचर
ट्रेन में नेचर ये है कि पहले पैसे फिर ट्रेवलिंग, बस में नेचर ये है पहले आप ट्रेवलिंग करना शुरू कर दो, बीच में पैसा दे दो। एमएसटी का ऑप्शन भी है, मंथली पास बनवा लो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन या एज पर द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट you can perform your reciprocal promise, but you can decide your own order, and if you have decided your own order, then your order will prevail, यानी फिर तो आपने जो तय किया है वो चलेगा। एग्जाम्पल देख लो, the seller of A and B contract that A shall at a fixed price, यानी मकान बनेगा, पैसे मिलेंगे, तय हो गया। A का प्रॉमिस है to build the house must be performed first before B's promise to pay it, यानी अगर इन्होंने तय किया तो क्या लिखा, A and B contracted A shall build a house, यानी उसने कहा वो मकान बनाएगा, मकान बना करके B को बेचेगा और B उसे इतने पैसे देगा, यानी रेट भी तय कर लिया, बोले ठीक है मकान बना के तो इतने रुपए में मैं तुमसे खरीद लूंगा। कि खरीदेगा कब, जब मकान बनेगा, ठीक है ना। बन जाएगा। पहले क्या, हाँ पहले क्या क्या होना है यहाँ पर, मकान बनना है, देन पे होना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पार्टीज ने डिसाइड किया, बोले देखो मेरे पास ये प्लॉट है, आपको मकान चाहिए, कोई बात नहीं, आप मुझे कितने में खरीदोगे मकान, कितने रुपए, बोले ठीक है 8 लाख रुपए में मैं खरीद लूंगा। बोले आप मुझे 4 लाख रुपए दे दो, मैं उसी पैसे से इस प्लॉट पे आपके डिजाइन, लेकिन पैसे आपको पहले देने पड़ेंगे 50% या 100%, वो तुम पे डिपेंड करेगा कितना डिसाइड करते हो। यहाँ पे तुम क्या कह रहे हो कि पहले पैसे दे दो तब मैं मकान बनाऊंगा। बात समझ रहे हो ना बच्चों, कि हम Yes, sir. आपस में तय कर सकते हैं कौन पहले परफॉर्म करेगा, ठीक है। और अगर हमने तय नहीं किया तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस हमें करनी होगी। और थर्ड पॉइंट सेक्शन 53 है, और बहुत तुम्हें पता है इसका आंसर, तुम्हें पता है। देखो जो मैंने पिज्जा डिलीवरी बॉय का एग्जांपल दिया था कि अगर वो 30 मिनट से पहले आपके घर पहुंच जाता है, नॉक करता है 25 मिनट्स में, और आप सोचते हो फ्री में लेना है, आप हाँ जी बच्चों, तो आप क्या करते हो, 5 मिनट लेट। Yes. यस सर। अगर 31st मिनट पे आप जाते हो, किसकी गलती है, हमारी। हमारी। अब यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी होगी, अगर मान लो डिले परफॉर्मेंस हमारी। एक्सेप्ट हुई है, तो इसका मतलब हमने क्या करा है, हमने डिले किया है, हमने उसको टाइमली परफॉर्म करने में उसे प्रिवेंट किया है। अब देखो हेडिंग क्या है, लाइबिलिटी हमारी, क्योंकि हमने क्या किया, प्रिवेंटिंग इवेंट, यानी कि जो टाइम पे उसके परफॉर्मेंस थी हमने उसको प्रिवेंट कर दिया, ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट होना था, अगर यानी कि वो टाइम पे आ गया था, हमने उसको डिले कर दिया, ऐसे में लाइबिलिटी हम पे आ जाएगी। एग्जांपल पढ़ लो, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट some work for A for 1,000 rupees. B is ready and willing to execute the work accordingly. But doing so, यानी वो काम करने ही नहीं दे रहा। कैसे, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इशिता की सड़क पे सैंडल डैमेज हो गई, और वहां पे जो है ना, ये जो रामगंगा बिहार पुलिस चौकी है, वहां पे कोने पे कॉबलर बैठता रिपेयरिंग करने वाला, इसने दिखाया पैर कि मेरी ये सैंडल डैमेज हो गई है, बोले कितने रुपए, बोले 10 रुपए, बोले ठीक है लाओ मैं 10 रुपए में ठीक कर दूंगा। अब ये वहां पर इतने में इसका फोन आया और ये फोन पे लग गई, वो कह रहा है बहन जी बेटा जी, ये सुन ही नहीं रही, ऐसा करते करते आधा घंटा इसका बीत गया। अब उसके बाद ये कह रही है अरे इतनी देर से तुमने अपने शूज ही ठीक नहीं करे मेरे, ये तो गलत बात है। गलती किसकी है फिर बताओ,
इशिता ठीक है ना। यहाँ पर इतनी देर से आधा घंटा खराब किया, वो कह रहा है कि मैं तो नहीं रिपेयर कर रहा, मेरी दुकान बंद करने का टाइम आया। हो गए आधे घंटे से आपको बोल रहा हूँ बेटा जी, दीदी जी, हमको आंटी जो बहन जी हैं। तो आप दे नहीं रही हो, यानी आपने मेरे को अपना वर्क एग्जीक्यूट करने में प्रिवेंट किया। तो अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप हो। यू कैन नॉट क्लेम दैट आई कमिटेड रॉन्ग या आई ट्राई टू परफॉर्म डिले। ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी गलती है। ठीक है, एक्शन ऑफ बी। लेकिन फिर भी अब ये रोने लगी बेचारी कि अंकल मैं कैसे पहुंचूंगी, मैं कोई वो थोड़ी हूँ नमस्ते लंदन की कैटरीना कैफ कि सैंडल कोई कानों के पास घुमाते हुए मैं चली जाऊंगी। तो मुझे अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। उसको दया आ गई, बोले अच्छा लाओ ठीक। अब बात समझ रहे हैं ना। यानी अगर हम डिले करते हैं तो दूसरी पार्टी एग्जेम्प्ट हो जाती है लायबिलिटी से, लेकिन वो एग्जम्पशन को और चाहे तो यूज ना करे, ये उसके ऊपर है। दैट्स व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है। एंड इफ ही इलेक्ट्स टू रिसाइन इट, यानी अगर वो चाहे तो कैंसिल करता है, और कैंसिल करने में ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए कंपनसेशन फॉर एनी लॉस। अगर मान लो उसने एक कस्टमर को लौटा दिया था कि भाई मैं अब एक ही शूज रिपेयर कर सकता हूँ और इस बच्ची के शूज रिपेयर करूंगा, आप किसी और शॉप पे चले जाओ। लेकिन इशिता ने आधा घंटा खराब कर दिया, बेचारे का वो कस्टमर भी चला गया। तो वो उस कस्टमर का सकता है कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा कस्टमर गया, तो आपकी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ, आप उस नुकसान को मेरे को पे कर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। Yes, sir. अब Yes, sir. लैंग्वेज और पढ़ लेते कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी इशिता prevents the other, यानी कि द कॉबलर को प्रिवेंट करती है फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस यानी फॉर रिपेयरिंग the shoes available at the option of the party, यानी at the option of the cobbler, so prevented, क्योंकि उसको रोका गया था। and the cobbler is entitled to compensate from other party means Ishita for any loss, अगर उसको लॉस हो जाता है, if he sustained in consequence of non performance, क्योंकि उसने कस्टमर को मना कर दिया। डन। Yes. यस सर। ठीक है। अगला एग्जाम्पल 2 भी मैं ऐसी बता देता हूँ। जंगल है, मान लो एक फॉरेस्ट है, गार्डन है, पेड़ लगे हुए हैं। तुमने मुझसे कहा सर ये पेड़ हम मुझे बेच दो, मैंने कहा ठीक है बेच देता हूँ। बोले लेकिन ये तो पेड़ कटवाने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, परसों आप ट्रक लेके आ जाओ, आपको पेड़ कटे हुए मिलेंगे। परसों आप ट्रक लेके आ जाते हो, मैंने पेड़ नहीं कटवाए तो क्या होगा? बताओ भाई। तो सर जो हम ट्रक लेके आए हैं उसका जो एक्सपेंसेस हुए हैं हम उसके लिए क्लेम कर सकते हैं आप पे? बिल्कुल कर ही सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो भी ट्रक का पैसा वसूल लोगे, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे तो भी तुम्हारे को मैंने डिले परफॉर्मेंस से जो तुम्हें लॉस हुआ है, यू कैन क्लेम दैट लॉस। ठीक है बच्चों। Yes. यस सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट पेज पे है सेक्शन 54। और देखो इसका भी आंसर पढ़ लो तो तुम्हें पता है आंसर है। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट प्रॉमिस which should be performed first in contract। एक मिनट। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस which should be first performed in contract consisting of reciprocal promise। आंसर तुम्हारे पास है, बताओ। चाहे पढ़ लो एक बार। आंसर दे दिया है मैंने, पहले वाले पॉइंट में दे दिया था, पहले दूसरे पॉइंट।
पढ़ ली लाइन? मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो हमने ऑर्डर की बात करी थी ना वही है। When a contract consists of reciprocal promises, यानी जहां पर reciprocal promise है and such that वो भी कैसा है कि one of them cannot be performed, यानी पहला तब तक मतलब यानी एक परफॉर्मेंस तब तक नहीं हो सकती, परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम टिल द अदर हैज बीन परफॉर्म, यानी कि पहले एक परफॉर्म करेगा तभी दूसरा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर ऑर्डर की बात अगर बात आ रही है, यानी कि पहले एक को परफॉर्म करना है तब दूसरे को परफॉर्म करना है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर पहले वाले ने परफॉर्मेंस नहीं की तो क्या दूसरा परफॉर्मेंस कर पाएगा? नो सर। नो सर। अब इन दैट केस, हाँ इन दैट केस अगर दूसरे को इस वजह से नुकसान हुआ तो ठीक है ना, सीधी सी बात है। अगर मकान वाला, मैंने जो एग्जांपल अभी हमने पढ़ा कि ए ने कहा भाई मैं मकान बना के आपको दे दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये हुई कि ए जो है 3 महीने में मकान बना करके दे देगा, ये पैसे दे देगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, पैसे कब दिए जाएंगे? जब मकान बनेगा, ठीक है। अब मकान बनाने वाली पार्टी ने मकान बना के महीने क्या 6 महीने हो गए, जिसकी वजह से तय हो गया था पहले ही कि भाई 3 महीने में मकान बना के दोगे, क्योंकि चौथे महीने में मैं इस मकान में शिफ्ट कर लूंगा और मैं जहां पर अभी रेंट पे रह रहा हूँ उस रेंट वाले, मैंने उसको लैंडलॉर्ड को भी नोटिस दे दिया है कि भाई हम 3 महीने में मकान खाली कर देंगे, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, इधर इसने 3 महीने में मकान बना के नहीं दिया और इधर 3 महीने पूरे होने पे लैंडलॉर्ड कहला करा आपने ही कहा है खाली करो, अब मैं आपको एक, क्योंकि मैंने किसी दूसरे टीनेंट से बात कर ली है, आप खाली करो मैं दूसरा टीनेंट रहूंगा। अब हम जो है यानी कि जो हम मकान जो बनाने के लिए पैसे देने वाला था वो फंस गया, नहीं फंस गया? यस यस सर। सर। यस ठीक सर। है ना? ऐसे में अब क्या होगा, मकान तो बना ही नहीं अभी तक, और बनने में भी कितना भी करेंगे तो 2-3 महीने तो मकान बनने में लग जाएंगे। तो मान लो 3 महीने ओवर होने पर मकान बनाने जो अगले 3 महीने का नुकसान है, यानी अगले 3 महीने हाउस का जो बायर है उसको किसी और जगह रेंट पे रहना पड़ेगा। किसकी वजह से? क्योंकि फर्स्ट पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की, जिस वजह से सेकंड पार्टी पे नहीं कर पाई, पे कर देती काम खत्म हो जाता। तो सेकंड पार्टी की परफॉर्मेंस में जो मतलब हर्डल क्रिएट हुआ है वो फर्स्ट पार्टी की परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। ऐसे में अब सेकंड पार्टी अगले 3 महीने तक, यानी जब तक मकान नहीं बनता तब तक रेंट जो उसे पे करना पड़ेगा, कहीं किराए पे रहना पड़ेगा। हो जाएगा बच्चों? यस Yes. सर। और एनालिसिस में भी वही देखो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड वाली बात है जो मैंने तुम्हारे को बता दी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ए हायर करता है बी का शिप टू टेक इट एंड कन्वे, ठीक है, फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशस, यानी कोलकाता से मॉरिशस के बीच में वो सामान ले जाने के लिए एक शिप हायर करता है, ठीक है। एक कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए, और कार्गो यानी जो सामान है वो ए प्रोवाइड करेगा, मिलेगा। ए डजंट प्रोवाइड एनी कार्गो, अब ए ने, अब यानी इसका मतलब बी शिप लेकर के उस पोर्ट पर पहुंच गया जिस पोर्ट पर जो कार्गो मतलब होना चाहिए था, ठीक है। अब क्या हुआ, वो कार्गो उसने दिया ही नहीं, ए डजंट प्रोवाइड, तो ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस, वो बी पे क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। एंड बी क्लेम करेगा तो एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस व्हिच बी सस्टेन्स बाय द नॉन परफॉर्मेंस। पर डे का पोर्ट का किराया जा रहा है, ठीक है ना। अगर उसने उसी दिन जिस दिन वो शिप लेके आया डेट के हिसाब से उसी दिन सामान दे देता, सामान लोड हो जाता, शिप लेके
एक एक दिन का जो भी बनता, कोर्ट का चार्ज तो एक दिन का देना पड़ता, लेकिन अब ये सामान ही नहीं दे रहा, जिस वजह से 2 दिन 3 दिन इंतजार करना पड़ा। अंत में वो चला गया शिप लेकर के। ये सारा क्लेम शिप का ओनर ए से रिकवर कर सकता है, बिकॉज इट इज ए हु कॉज्ड। ठीक है बच्चों, अब हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इसका जो है सेक्शन 55 इस कैटेगरी का, क्योंकि हम टाइम एंड प्लेस की बात कर रहे थे, हम रेसिप्रोकल की बात करने लगे, तो रेसिप्रोकल का ये जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 55। और समय हमारे पास अभी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बार ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है, इसका आंसर तुम्हें बता दिया है। ठीक है, वो एक याद है, इशिता नहीं, क्या, अदिति का बर्थडे, और हमने शुगर सप्लाई की बात करी थी। याद है किसी को ये एग्जाम्पल? यस सर, यस सर। मैं जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको ध्यान में रखते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ध्यान दो कि एक कोई मैरिज होनी है या कोई बर्थडे या कोई फंक्शन होना है, उस फंक्शन में खाना बनता है जिसमें सबसे कॉमन होती है मिठाई, और मिठाई बनाने के लिए चाहिए शुगर। तो मान लो कि 10 जुलाई यानी कमिंग 10 जुलाई को हमारे को फंक्शन नहीं है, तो हम 10 तारीख को ही बनाएंगे, क्योंकि गर्मियां हैं, हम एक दिन पहले नहीं बनाएंगे। तो शुगर लेटेस्ट कब तक सप्लाई हो जानी चाहिए? 9 तारीख तक, 8 तारीख तक, 7 तारीख तक, 6 तारीख तक या 5 तारीख तक? बताओ कौन से दिन? 9 तारीख तक तो 9 तक हो जाएंगे कभी भी। ठीक है ना। अब ध्यान दो कि मान लो वो फंक्शन, मेरे घर फंक्शन है और तुम सप्लायर हो, मान लो 10 को मेरे यहाँ पे फंक्शन है, तुम 5 तारीख को मेरे को शुगर 1 क्विंटल सप्लाई कर दो। तुमने मेरे को 5 की बजाय 6 को सप्लाई किया, कोई फर्क पड़ेगा? नो नो सर। सर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए भाई? जब डेट फिक्स हो गई है तो उस डेट को ही तो परफॉर्म करेंगे। यस सर। यस सर। तो रूल के हिसाब से हम डेट को ही परफॉर्म करेंगे, यानी 5 बोली है तो 5 को ही परफॉर्म होना चाहिए। लेकिन कानून से जो आंसर तुम लोगों ने सही दिया है कि अगर हमने 6 को सप्लाई, यानी तुमने 6 को सप्लाई कर दी, तो बस लॉ ये पूछता है कि क्या एक दिन की परफॉर्मेंस जो डिले हुई है, उस डिले से बायर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? अब बायर को नुकसान नहीं हो रहा है कोई, क्योंकि मेरे यहाँ फंक्शन 10 को है। अगर तुमने 5 की बजाय 6 को क्या 7 को भी दोगे तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कानून कहता है कि आप डिले परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिले परफॉर्मेंस, डिले परफॉर्मेंस यानी मुझे तुम्हारी शुगर 5 तारीख की बजाय 6 को भी लेनी पड़ेगी। बस एक गड़बड़ हो सकती है, वो क्या कि 5 तारीख को 40 रुपए केजी थी शुगर, और जब तुमने मुझे सप्लाई की 7 को या 6 को, वो 45 रुपी केजी हो गई। तो मैं तुमसे कह सकता हूँ कि भाई अगर तुमने मुझे कल ही दी होती तो मैं तो पुराने रेट्स पे, जो हमारे रेट थे 40 रुपए, वही थे। तुमने एक दिन डिले किया और तुम अब मुझसे कह रहे हो कि 5 रुपए बढ़ा के, तो मैं तो नहीं दूंगा। और अगर हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट तारीख को परफॉर्मेंस ड्यू थी, ड्यू डेट पे परफॉर्मेंस हो जाती, तो ना सेलर को नुकसान होता ना बायर को नुकसान होता है। बट ये सेलर ने डिले परफॉर्मेंस की है, बायर को एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जो है नुकसान, यानी जो प्राइस में जो डिफरेंस आया है, दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द बायर, यानी कि वो बायर क्लेम करेगा, यानी बायर आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 कि यही शुगर की डेट थी भाई, तक आप मुझे शुगर जरूर भेज देना, क्योंकि 10 को फंक्शन है, 10 की सुबह ही 5 बजे 6 बजे आ जाएंगे हलवाई, यानी और वो काम करेंगे, तो मुझे शाम को हर हाल में 7-8 बजे तक चाहिए। अब यहाँ पर वो डेट है, 10 को फंक्शन है, लेकिन अब तुम मेरे को शुगर की सप्लाई 9 तारीख के बजाय 10 तारीख की शाम को करते हो, या दोपहर में ही करते हो।
अब क्या दिक्कत है? तो उस टाइम बताओ। कब से बनाएगी? यानी अब मेरे लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी एक तरीके से खत्म हो रही है, क्योंकि मेरा जो फंक्शन था उसमें मुझे सुबह चाहिए था, सुबह फिर मुझे आपने नहीं दिया तो मैंने कहीं और से अरेंज कर लिया। तो अब मैं आपकी डिले परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है डेट, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इसी को हम यहाँ पे पढ़ते कैसे हैं? हम ऐसे पढ़ते हैं कि अंडर सेक्शन 55 वी हैव टू सी वेदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ठीक है, टाइम इज द एसेंस और नॉट। if the time is essence of the contract, essence means यहाँ पे essential, if the time is really crucial, really important, and then performance is delayed, the contract becomes still voidable। यानी कि 9 तारीख को आपको सप्लाई करनी थी, आपने 10 तारीख की शाम को सप्लाई करा है, मेरा नुकसान कर दिया है, मेरा पास राइट है कि ना करके आपसे कंपनसेशन क्लेम कर लूं, नुकसान क्लेम कर लूं। बट कानून कहता है कि ठीक है, स्टिल यू कैन एक्सेप्ट, यानी मैं चाहूं तो एक्सेप्ट भी कर लूं, बोले चलो ठीक है 10 तारीख वाले में तो नहीं काम आया, 2 दिन बाद दूसरे किसी काम में आ जाएगा, चलो ठीक है दे दो। तो मैंने अगर ऐसे बोल दिया, इसका मतलब मैंने डिले यानी जो टाइम की जो इंपॉर्टेंस थी उसको अवॉइड कर दिया। नाउ आई कांट क्लेम कंपनसेशन बिकॉज द डिलेड परफॉर्मेंस मींस मैंने टाइम को एक्सटेंड कर दिया। बात समझ रहे हो बच्चों? यस सर। ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर डिलेड परफॉर्मेंस होती है बट टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट becomes voidable due to delayed performance. The contract is still valid. The buyer has to accept the delayed performance. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Loss to the buyer, then that loss can be claimed by the buyer. बड़ा अजीब सा लग रहा होगा तुम्हारे को कि जहां पर टाइम इंपॉर्टेंट था वहां पे डिले परफॉर्मेंस होने पे कोई क्लेम नहीं मिल रहा। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, डिले परफॉर्मेंस हो रही है तो क्लेम करने का परमिट किया गया। तो रीजन ये है, समझ लेना, जब कानून ने आपको राइट दिया था कि 9 तारीख की परफॉर्मेंस, जिसमें 9 बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, 10 को हुई, आप क्यों एक्सप्लेन करो इस पे, इसमें लेट सप्लाई की है, ठीक है ना। लेकिन अब तुम देख लो, चाहो तो तुम एक्सेप्ट करोगे, लेकिन अगर एक्सेप्ट करोगे तो यू विल लूज योर रेमेडी, यानी कि आप रेमेडी जो है, जो डैमेज की कंपनसेशन की, वो आप खो दोगे। तो कानून ने आपको पहले ही वार्न कर दिया कि भाई आपके पास बेटर ऑप्शन क्या है, आप रिजेक्ट करो डिलेड परफॉर्मेंस को और अपना नुकसान भर लो। तो आपने इस ऑप्शन को चूज करो ना, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन को छोड़ दिया तो दूसरा ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो ये आपका फॉल्ट है। इसलिए यू कैन डिलेड परफॉर्मेंस है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कानून कहता है कि ठीक है, अगर कोई नुकसान नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है तो जिसने डिले किया है उसको कुछ तो रियलाइज कराना चाहिए ना कि भाई डिले किया है। तो ठीक है, अगर कोई लॉस जनरेट हो जाता है देन इट कैन बी क्लेम। ठीक है, मैं अब सेक्शन 55 को पढ़ दे रहा हूँ, 3 मिनट है हमारे पास अभी। देखो, when a party to a contract promise to do certain thing at और बिफोर एट या उससे पहले एंड फेल्स टू डू, लेकिन फेल्स हो जाता है टू डू सच परफॉर्मेंस, ठीक है, वो भी उस स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम पे, लेकिन क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट हैज बीन परफॉर्म, यानी जितना परफॉर्म हो गया वो उसका बचा हुआ becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the party was that time should be the, आपको कहते हुए इंटेंशन जो थी वो थी कि
टाइम बहुत जरूरी है। ऐसे में परफॉर्मेंस डिले होती है, ड्यू डेट पर डिले होती है, इससे पहले परफॉर्म हो जानी चाहिए थे तो वो डिले हो जाती, छूटी हुई है या अगर पूरी की पूरी ही परफॉर्म नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि रिमेनिंग पोर्शन को या उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करो या ना करो। एक्सेप्ट करते हो रेमेडी खत्म हो जाएगी, एक्सेप्ट नहीं करते हो आप, ठीक है। इसी का एनालिसिस करते हुए इन्होंने आगे दे रखा है, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। यानी आप देखिए टाइम जहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इफ it was not the intention of the parties that time should be essence of the contract doesn't become voidable, यानी कॉन्ट्रैक्ट voidable नहीं होगा, टाइम एसेंस नहीं था तो, ठीक है। किस वजह से, it from the promise or any loss occasioned to him by such failure। तो ऐसे में तुम्हारी चीनी की जाएगा तो वो मैं नहीं झेलूंगा, वो तुम झेलोगे क्योंकि तुम प्रोमिसर थे शुगर को टाइम पे सप्लाई करने के, तुमने टाइम पे सप्लाई नहीं की है, तुम्हारी वजह से नुकसान हो रहा है तो वो तुम हो जाएगा बच्चों। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और समय हो नहीं पाएगा तो इसके दो पॉइंट, एक पॉइंट और बचा हुआ है जिसको मैं कल कराऊंगा, ठीक है। और इस तरीके से ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके एक दो हेडिंग है तो हम इसको कल करते हैं क्योंकि आप किसी भी पल बंद हो सकती है घड़ी, ठीक है। तो हम कल इसको और 56 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम उसको पूरा करेंगे, तो कल मिलते हैं बच्चों। ओके सर। ओके ओके बच्चों, बाय।